हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम सभी 9वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का सबक नंबर 2 बहादुर शाह का हाथी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? बहादुर शाह का हाथी। ओके, इसको पढ़ने के पहले हम सभी मीर बाकर अली दहलवी के बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, और सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करेंगे। मीर बाकर अली दहलवी दिल्ली के आखिरी दास्तान गो थे। वो दास्तान सुनाने दूर दूर जाते थे। राजाओं और नवाबों के दरबार में बुलाए जाते थे और वो रियासत पटियाला में दास्तान सुनाने के लिए मुलाजिम भी रहे। पटियाला से दिल्ली आ गए। दिल्ली में इमली की पहाड़ी पर उनका घर था। सिनेमा के रिवाज ने दास्तान गोई के फन को मुतासिर कर दिया, जिसकी वजह से उनकी उम्र का आखिरी हिस्सा गरीबी में बसर हुआ। दास्तान गोई उन्हें विरसे में मिली थी। वो अपने नाना मीर पेड़ा के शागिर्द थे। किसके थे? मीर पेड़ा के शागिर्द थे। शाहिद अहमद दहलवी ने लिखा है, मीर साहब अज़म और रिज़म को इस अंदाज से बयान करते कि आंखों के सामने पूरा नक्शा खिंच जाता। दास्तान कहते जाते और मौका बा मौका एक्टिंग करते जाते। हर इल्म का उन्होंने बाकायदा मुताला किया था। बुढ़ापे में नाकदरी और कसम पुरसी के हाथों मीर साहब को बड़ी तकलीफ पहुंची। मीर बाकर अली ने पाजी पड़ोस गाड़े खाने मलमल जां को तलाक दे दी और मौला बख्श हाथी के नाम से किताबें भी लिखी। ओके, आप सभी इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे बेटा। अब चलिए हम बहादुर शाह का हाथी चैप्टर पढ़ते हैं। ओके, इस मजमून के मुसन्निफ मीर बाकर अली दहलवी ने बहादुर शाह के हाथी की खूबियां बयान की है। किसकी खूबियां बयान की है? बहादुर शाह की हाथी की खूबियां बयान की, उसकी अच्छाइयां बयान की है। बहादुर शाह के पास मौला बख्श नामी एक बहुत ऊंचा हाथी था। उसके कद जैसा दूसरा हाथी नहीं था। कद की ऊंचाई के बिना पर वो दिल्ली के किसी दरवाजे से निकल नहीं सकता था। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजे तोड़वा कर इतना ऊंचा कर दिया कि मौला बख्श उससे निकल जाता। ये हाथी अकबर बहादुर शाह सानी के जमाने में कोई सौदागर लाया था। उसके फेलबान बेटा बोलते हैं महावत को, जो हाथी की देखभाल करता है, चलाता है। ठीक है, उसके फेलबान बुखारा के एक सैयद थे, क्योंकि ये किसी और शख्स की बादशाह की तरफ पीठ करना बेअदबी थी। ओके, आगे चलते हैं। एक रोज मौला बख्श मस्ती में आकर बेकाबू हो गया और उसने अपने फेलबान सैयद साहब को सूंड में लपेट कर पांव के नीचे दबाकर चीर डाला। सैयद साहब की बेवा अपने दो डेढ़ बरस के बच्चे को लेकर रोती पीटती आई और हाथी के सामने बच्चे को डाल कर कहा कि उसको भी मार डाल। मौला बख्श की मस्ती उतर चुकी थी। उसने बच्चे को सूट से पकड़कर अपनी गर्दन पर बिठा लिया। उस रोज से बच्चा मौला बख्श के साथ रहता। अगर ये बच्चा उसके पास नहीं रहता तो मौला बख्श खूब हंगामा करता। बच्चे का नाम रहमत अली था। क्या था बच्चों? रहमत अली। जब रहमत अली बड़ा हुआ तो उसने क्या किया? आगे चलते हैं बेटा। उसके हम उम्र बच्चे उसके साथ खेलने आते। रहमत अली मौला बख्श से कहकर उन्हें गन्ने खिलवाता। बच्चे मौला बख्श के साथ खेलते, उसकी सवारी करते। जब चढ़कटा मौला बख्श के लिए रोटी लेकर आता तो वो रोटी खाते वक्त रोटी का एक किनारा अपनी बाज से बाहर निकाल देता। जो भी लड़का करीब होता दौड़कर उस रोटी को पकड़ लेता। हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। ये सवाल बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि हाथी की रोटी कितनी मोटी होती थी? तो हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। ओके, बच्चा उसको रोज लगाकर मुश्किल से तोड़ता। जोर लगाकर यहाँ पे लिखा है। बच्चा उसको जोर लगाकर मुश्किल से तोड़ता। जब कोई बच्चा रोटी का टुकड़ा न लेता तो वह रोटी न खाता। बच्चे शरारत में मौला बख्श से कहते, नक्की आवे। मौला बख्श एक पांव उठाकर खड़ा हो जाता और जब बच्चा कहता कि घुटने की तो वो अपना पैर नीचे रखता। एक रोज
फेलबान ने एक रोज फेलबान ने बादशाह से अर्ज किया कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बांट देता है। रातिब किसे बोलते हैं बेटा? रातिब जानवर के खाने को बोलते हैं, जो जानवर का खाना होता है उसे रातिब बोलते हैं। ओके, ये पहरे पर हुक्म दिया जाए कि कोई लड़का उसके पास ना आए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बच्चे मौला बख्श के पास आए तो मौला बख्श ने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। यानी अब बच्चे नहीं आए उसके पास तो मौला बख्श बहुत उदास हो गया और खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। फेलबान को ख्याल आया कि अगर बच्चे यहाँ नहीं आए तो मौला बख्श बगैर कुछ खाए पिए भूखा मर जाएगा। फेलबान ने बादशाह को बताया तो बादशाह ने कहा, भाई मैं भी फकीर हूँ और मेरा हाथी भी ऐसा है। खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। चुनांचे बच्चों को वहाँ बुलाया गया। तब मौला बख्श ने गन्ने और अपना रातिब बांट कर खुद खाया और सबको खिलाया। ओके बेटा, उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो कि फेलबान ने खाना कैसे खाया। जब बच्चे पास में आ गए, सबको देख लिया, खुश हो गया तो फिर उसने खाना खाना शुरू किया। मौला बख्श जब बादशाह के रूबरू आता तो दोनों घुटने टेक कर सलाम करता और जब बादशाह सवार होते तो निहायत अदब से सरनगू होकर चलता। सरनगू यानी सर झुका के चलता था। ओके, अब हम सभी मिलकर इसके सवाल जवाब को हल करेंगे बेटा। चलिए शुरू करते हैं। बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाजा क्यों तोड़वाया था? तो आप सबको पता है कि बहादुर शाह का जो हाथी था मौला बख्श वो बहुत ऊंचा था और उनका दरवाजा जो था मेन बहुत छोटा था, इसलिए उन्होंने तोड़वा करके उसको ऊंचा करवाया था। तो आप लेकिन कैसे लिखेंगे? मौला बख्श हाथी इस कदर ऊंचा था कि वो लाहौरी दरवाजे से निकल नहीं सकता था, इसलिए क्या था बेटा? दरवाजा बहादुर शाह जफर ने तोड़वाकर ऊंचा करा दिया कि हाथी निकल जाए। ओके, दूसरा सवाल है मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? बच्चे मौला बख्श के पास गन्ने खाने के लिए आते थे, उस पर सवार होते थे। मौला बख्श उन्हें अपने रातिब की रोटी हर निवाले पर एक टुकड़ा देता। बच्चों को देख हाथी खुश होता था। अब दूसरा सवाल क्या है कि हाथी की रोटी कैसी होती थी? तो हाथी की रोटी 2-3 इंच मोटी होती थी। ओके, चौथा सवाल है कि मौला बख्श ने खाना खाना क्यों बंद कर दिया था? तो फेलबान ने बादशाह से कहा कि मौला बख्श तमाम गन्ने और रातिब की रोटियां बच्चों को बांट देता है, ये हुक्म दिया जाए कोई लड़का उसके पास न आए। चुनांचे कोई बच्चा हाथी उसके पास नहीं गया तो बच्चों को न देखकर मौला बख्श ने खाना बंद कर दिया था, क्योंकि वो बहुत उदास हो गया था। जब बच्चे आए हैं और उसके पास बैठे हैं, खेले हैं, तब जाके हाथी ने खाना खाया था। आगे चलते हैं बेटा। पांचवा सवाल क्या है कि बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? बहादुर शाह बादशाह होने के बावजूद फकीराना मिजाज रखते थे। मौला बख्श भी ऐसा ही था। बादशाह का कहना था कि खुदा ने हमको इस वास्ते दिया है कि बांट कर खाएं। चुनांचे मौला बख्श गन्ना और अपना रातिब बच्चों को बांट देता था। यही बातें बादशाह और मौला बख्श में मिलती जुलती थी। ओके, अब आते हैं हम खाली जगह की तरफ। किधर चलते बेटा? खाली जगह यानी फिल अप्स की तरफ हम चलेंगे और इसे हम सभी फिल भी करेंगे। पहला क्या है कि मौला बख्श चारों घुटने टेक कर कहाँ से निकलता था? शहर से बाहर निकलता था। फेलबान बुखारा के क्या थे? सैयद थे। एक रोज मौला बख्श ने मस्ती में आकर किसको मार डाला था बेटा? फेलबान को मार डाला था। मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठा लिया था। किससे? सूंड से। अब नीचे लिखे हुए मुहावरों के जुमले लिखने हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, आंख से ओझल होना का मतलब होता है नजर से दूर होना। आंख से ओझल होना मतलब नजर से दूर होना। मेट्रो ट्रेन इतनी तेज, यानी आप इसका जुमला बनाएंगे। मेट्रो ट्रेन इतनी तेजी से दौड़ती है कि देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाती है। या ये भी बना सकते हैं आप कि चोर पुलिस की नजरों से ओझल हो गई। टस से मस न होना यानी किसी बात पर अड़ जाना, जिद में आ जाना। हामिद की बुरी आदत है कि लाख समझाने पर भी वो टस से मस नहीं होता। इस तरीके से जुमले आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है आप यही बनाएं। अगर आपकी राइटिंग स्किल अच्छी है बेटा, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। नजर बचाना,
कतराना, बचकर निकल जाना, यानी बाज लड़के किसी भी उस्ताद को रास्ते में देखकर खामोशी से नजर बचाकर चले जाते हैं। ओके, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, सलाम करना चाहिए, है ना। सबसे पहले तो अब कह रहे हैं नीचे लिखे हुए लफ्जों के मुतजाद लिखे। मुतजाद बेटा बोलते हैं विलोम शब्द को, अपोजिट वर्ड को। इंग्लिश में अपोजिट यानी उल्टा पढ़ा होगा, अपोजिट। मुतजाद का मतलब होता है उल्टा। अब जैसे यहाँ पे बुलंद, बुलंद मतलब ऊंचा होता है, पस्त मतलब क्या होता है, नीचा। बुलंद मतलब ऊंचा, पस्त मतलब नीचा। गाफिल, होशियार, ये सारे अपोजिट वर्ड हैं, विलोम शब्द हैं, उल्टे पुल्टे हैं ये सारे। सुबह का क्या होगा, रात होगा। बेकाबू, सुबह का शाम होना चाहिए, यहाँ दिन का रात होता है, सुबह का शाम होना चाहिए। आई थिंक बेटा यहाँ पे आप सभी शाम कर लीजिएगा, ठीक है। बेकाबू, काबू में पुरसुकून। सर बुलंद, सर ऊंचा करके। सर नगू यानी सर नीचा करके। हाथी कैसे सर नगू होके चलता था ना बादशाह के सामने। अब कह रहे हैं यहाँ पे एक सवाल ये भी है बेटा, आप इसे ध्यान से करेंगे, ये ग्रामर है, उर्दू कवायद है कि इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं। इस्म किसे बोलते हैं, संज्ञा को, और ज़मीर किसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं, सर्वनाम को। इस्म नाउन और ज़मीर प्रोनाउन। आपने हिंदी इंग्लिश में भी पढ़ रखा होगा, सेम वैसे उर्दू में पढ़ेंगे, बस थोड़ी सी आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज को ज़मीर कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। मसलन वो, उसने, तुम, मैं, हम वगैरह वगैरह। इस सबक से 5 ऐसे जुमले लिखे जिनमें किसी ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। अब ये देखिए, उसके कद के बराबर हाथी नजर नहीं आया। क्या, उसके कद के बराबर हाथी नजर नहीं आया। मौला बख्श हमारे यार को यारी दो। जब तलक कोई बच्चा टुकड़ा न ले वो क्या कहलाता। ये देखिए, ये सब ज़मीर ही तो है। ये सारी चीजें क्या है बेटा, ज़मीर है। तो आप सभी इसे कॉपी में करेंगे और ये डेफिनेशन, इसकी तारीफ ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। और बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। आप सभी इसे फटाफट अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और अपनी सब्जेक्ट टीचर से इसे चेक कराएंगे। और बेटा प्लीज़ ये चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन्स को तो ज़रूर ही प्रेस करें, क्योंकि नेक्स्ट जब वीडियोस मैं बनाऊंगी तो आप तक वो पहुंच जाएंगी और आप बिना सर्च किए आपको वो मिल जाएंगी, ठीक है बेटा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी भी लगे तो प्लीज़ आप इस पर कमेंट ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तब भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।